गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के साथ डेटा स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट चैप्टर था कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें उसके कंटिन्यूएशन में मैं एल्गोरिदम को डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ। इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी और डिफरेंट जो जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। ग्राफ, लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। ग्राफ, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एरे, सभी के बारे में मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को दिया था प्रीवियस जो भी मैंने वीडियो लेक्चर आप लोग को दिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ एल्गोरिदम बताऊंगी कि एल्गोरिदम होता क्या है, एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम की कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज कैसे हम एल्गोरिदम को अपनी करते हैं। जो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस मैंने आप पहले भी डिस्कस किए थे कि हम सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर का जो स्टोर करने का तरीका होता है, डेटा का जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी ऑपरेशंस हैं, उनकी जो एल्गोरिदम है वो अलग अलग होती है। एल्गोरिदम होता क्या है ये आप लोग पहले भी जानते होंगे। मैं फिर से बता दे रही हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का जो मेथड होता है वो एल्गोरिदम कहलाता है। हम कोई भी काम रियल लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, खाना बनाने से लेके जो भी घर के काम होते हैं, हर एक काम करने का एक प्रोसीजर होता है कि पहले ये होना होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, इस तरीके से। ऐसे ही कोई प्रॉब्लम अगर हमें सोल्व करनी है इन रियल वर्ल्ड, कोई पजल आई या इवन कोई नॉर्मल सी सिचुएशन आई, तो हमें पता है कि हमें ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। तो एल्गोरिदम भी वैसे ही है, सेम। तो एल्गोरिदम में हम कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम किस तरीके की प्रॉब्लम, जो हम कंप्यूटर से सोल्व कराना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि प्राइम नंबर निकाल के बता दे, इवन ओड नंबर निकाल कैलकुलेट कर दे, या हम चाहते हैं कि ओड इवन बता दे, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या हम चाहते हैं कि नंबर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाए, वो कैलकुलेशन करके कुछ हमें दे दे। तो इस तरीके से हर एक जो भी काम हम चाहते हैं कंप्यूटर से कराना, तो बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज वी हैव टू राइट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है, यानी यूज़र अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लिखता है और उसको ही फिर वो फ्यूचर में उसी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करता है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में करे। हर एक एल्गोरिदम सेम रहेगी, बट लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन का तरीका चेंज हो जाएगा। अब जो कोई भी एल्गोरिदम होती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं कि भाई फाइनाइटनेस होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटी टाइम तक चलती रहे, कहीं कभी ना कभी उसको एक कोई ना कोई आउटपुट उसका आना चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं तो ब्रेक होनी चाहिए। इनपुट उसमें का कुछ ना कुछ एल्गोरिदम का इनपुट कुछ होना चाहिए, कुछ आउटपुट होना चाहिए। एल्गोरिदम हमारी मॉडिफाइबल भी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एल्गोरिदम ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे मॉडिफाई कर सकें, ऐसा नहीं हो कि एक फिक्स बना दी और हम उसमें कुछ कर ही ना पाए। एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम इज दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। अगर एल्गोरिदम समझ में ही नहीं आएगी किसी के, तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगा। तो एल्गोरिदम अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि हम लोग किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करना चाहते हैं। एनालाइज मीन्स हमारे पास वैरायटी ऑफ तरीके हैं टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। हम आप लोग बहुत बेसिक सा मैं एग्जांपल ले रही हूँ। अभी आप लोग कुछ डांस वीडियो देखते होंगे जिसमें वो डांस सिखाते हैं। आप कुछ मैथ की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से वो सॉल्व करना सिखाते किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को।
और आप लोग खाना बनाने का भी देख सकते हैं कि एक मटर पनीर बनाने की इतनी सारी वीडियो है, या नान बनाने की, छोला, कुछ भी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। सब लोगों का अपना अपना कुछ ना कुछ तरीका होता है, तो आप कौन से तरीके को आप अपनाना चाहते हैं, आप उस तरीके को अपनाना चाहेंगे जो आपके लिए ईजी होगा। अगर आपके कुछ लोग मसाला ज़्यादा यूज़ करेंगे, कुछ लोग वो ज़्यादा टाइम लगा देंगे, कुछ लोग कुछ और तरीके से बनाएंगे। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कि आपके घर में कितना सामान अवेलेबल है, अगर आपके पास सारा सामान अवेलेबल है और या आपके पास कभी-कभी कुछ जो भी पर्टिकुलर चीज़ है उसे बनाने में ज़्यादा समय लगेगा, कभी-कभी बहुत ही कम समय में बन जाएगा, शॉर्टकट कुछ होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कभी शॉर्टकट होता है तो हम देखते हैं कि अगर हम कुछ खाना बनाने में कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं तो उससे टेस्ट थोड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं आता है। तो आपको ये चूज़ करना होता है उस समय पे कि आपको अगर बहुत ही जल्दी कुछ खाना बनाना है और टेस्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए तो भी चलेगा, तो आप उस मेथड को चूज़ करोगे। बट अगर आपके पास टाइम है, टाइम ज़्यादा लगेगा, जो आप टेस्ट भी अच्छा चाहते हैं, टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो आप दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। सिमिलरली हमारे पास एल्गोरिदम एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत वैरायटी के एल्गोरिदम अवेलेबल रहती है और हम उनको एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जिस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है हम उस एल्गोरिदम को चूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, ये एक एनालाइज करने का तरीका है किसी भी एल्गोरिदम को। और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ये बताती है कि कोई भी एल्गोरिदम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने में कितना समय ले रही है। और कई बार ऐसा होता है कि जो भी सेम प्रोग्राम है हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करते हैं, किसी में रैम कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, या ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो टाइम डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। टाइम वैसे मशीन डिपेंडेंट होता है, बट अगर हम एल्गोरिदम की बात करें, उसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा कि उसको एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये बताती है कि कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है एल्गोरिदम के लिए। जो भी हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं उसे कितनी मेमोरी स्पेस की आवश्यकता है। जैसे आप कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट आई डिक्लेयर किया तो उसको 2 बाइट की आवश्यकता है, कैरेक्टर को 1 बाइट की आवश्यकता है, तो ये उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। टाइम, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एग्जीक्यूट ए प्रॉब्लम। अब जैसे फॉर लूप है, फॉर लूप अगर आप लोग देते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें वो आई इक्वल टू किसी भी समय से लेके आई लेस देन इक्वल टू तक चलता है, तो वो कितना चलेगा फॉर लूप, वो उस जो टेस्ट कंडीशन दी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस बात पे डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा लूप, इफ़ लूप एक ही बार रन करता है, व्हाइल लूप रन करता है, तो इस तरीके से जितना भी समय लगता है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे लगता है। वो तो मैं आगे नेक्स्ट जब भी कोई भी एल्गोरिदम आएगी मैं हर एक एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगी कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब होती है कि एनालिसिस हम कैसे करें अपनी एल्गोरिदम को। तो एनालिसिस के तरीके होते हैं कि वर्स्ट केस होता है, एवरेज केस होता है, बेस्ट केस होता है। वर्स्ट केस क्या होता है एक्चुअली, मैं आप लोग को भी एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। सॉर्टिंग मीन्स हमें नंबर्स हैं हमारे पास एट रैंडम, या हमारे पास स्टूडेंट के फॉर्म्स हैं, आप लोग आए मुझे दिए और मैं उनको ऐसे ही रखती चली गई और मुझे उन फॉर्म्स को रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सपोज मेरे पास जो मैंने फॉर्म रख दिया ऐसे ही रैंडम, वो भी हम मेरे क्या थे, वो जस्ट मैंने किसी लड़की से बोला कि इसको अरेंज कर दो तो उसने उल्टे अरेंज कर दिए। मीन्स उसने मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाह रही थी, उसने सबसे पहले सबसे बड़ा रोल नंबर वाले स्टूडेंट को रख दिया।
या मैंने ही कर दिया और बाद में पता चला कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये वर्स्ट केस हो गया, मतलब जस्ट ऑपोजिट जो करना होता है उसके जस्ट ऑपोजिट, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे, इसको हम अपर बाउंड से भी कैलकुलेट करते हैं। जितना कोई एल्गोरिदम मैक्सिमम टाइम लगाएगी टू एग्जीक्यूट जो भी हम प्रॉब्लम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो वो हमारा वर्स्ट केस एनालिसिस कहलाता है। बेस्ट केस कब होगा? जिसमें सबसे कम समय लगे, या मतलब सपोज मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करने थे, ऑलरेडी मेरे पास अरेंज ही ऑर्डर में है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं एकदम खाली हूँ, तो वो हमारा जो केस है वो बेस्ट केस कहलाता है। एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस के अलावा जो भी केस है उसमें रेंडमली कुछ भी हो सकता है, उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, उसमें अरेंज्ड भी हो सकता है, उसमें कुछ बिना अरेंज वाले भी होंगे। तो ये जो इनके बीच का जो टाइम होता है ये हमारा एवरेज केस कहलाता है। तो इसके बाद आती है हमारी नोटेशन। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम 3 नोटेशन का यूज़ करते हैं, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। अब जो हमारी बात करते हैं हम बिग ओ नोटेशन की, इसमें सपोज कोई फंक्शन है और ये जैसे fn हमारा कोई एक फंक्शन है और हमें ये कैलकुलेट, हमें बिग ओ नोटेशन बताना है। तो जो बिग ओ नोटेशन होती है वो किसी भी एल्गोरिदम के रनिंग टाइम का अपर बाउंड बताती है, और मतलब ये क्या बताती है, किसी भी एल्गोरिदम का वर्स्ट टाइम या उस एल्गो द्वारा लिया गया मैक्सिमम टाइम बताती है। तो अगर इस फिगर की बात करें तो ये हमारा कोई फंक्शन था, ये कोई हमारा कांस्टेंट है किसी एक ऐसी वैल्यू के लिए जो सी कोई एक कांस्टेंट है नॉन जीरो, उसके लिए एक जो फंक्शन है gn, ये क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये हमेशा क्या रहेगा, fn से बड़ा ही दिख रहा है ऐसे ग्राफ में। तो अगर कोई फंक्शन इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, जो दूसरा फंक्शन है चाहे वो कभी नीचे रहे या कभी ऊपर, जैसे यहाँ पे ये इससे कम नीचे था, यहाँ पे इससे ऊपर था, यहाँ पे नीचे था, अब यहाँ पे हमेशा ये ऊपर जा रहा है, तो वो पॉइंट हमें निकालना है। इस पॉइंट को हम कहेंगे एन नोड। इस पॉइंट पर ये हमेशा CGN क्या रहा, ये हमेशा इससे बड़ा ही रहा, तब उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, fn इक्वल टू बिग O और ब्रैकेट में gn। और ये क्या बताएंगे, इफ देर आर पॉजिटिव कांस्टेंट n नोड एंड c सच दैट to the right of n node, the fn always lies on or below c cross c डॉट gn। तो ये आपको लिखना है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को देना है कि ओ जी एन इक्वल टू एफ एन, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी एन एन नोट सच दैट जो एफ एन है वो 0 से ग्रेटर देन है, लेस देन सी जी एन है फॉर ऑल एन लेस देन एन नोट। तो बिग ओ नोटेशन बेसिकली क्या बता रहा है, ये हमारा अपर बाउंड बता रहा है। अब बात आती है ओमेगा नोटेशन की। ये किसी भी एल्गोरिदम के रनिंग टाइम का लोअर बाउंड बताता है, किसी भी एल्गोरिदम का बेस्ट केस टाइम या एल्गोरिदम द्वारा लिया गया मिनिमम टाइम। तो अगर ये जस्ट उसका ऑपोजिट है, सॉरी तो इसमें अगर कोई फंक्शन है इस तरीके से, तो कोई जो दूसरा फंक्शन जो gn है उसमें इसकी जो एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसके बाद इसकी वैल्यू हमेशा इससे कर्व से नीचे ही आ रही है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि इट गिव्स द अपर बाउंड फॉर ए फंक्शन, ये एफ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा जी एन इफ देयर आर पॉजिटिव कांस्टेंट एन नोट एंड सी सच दैट टू द राइट ऑफ इधर टू द राइट ऑफ एन नोट द एफ एन ऑलवेज लाइज ऑन और अबव सी डॉट जी एन। तो ये आपको लिखना है, वहाँ पे एफ एन सी जी एन से छोटा था बट यहाँ पे ये इससे ग्रेटर देन है, तो ये हमारा कहलाएगा ओमेगा नोटेशन।
इस तरीके से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट वी हैव थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन किसी भी एल्गोरिदम के लोअर तथा अपर बाउंड दोनों को ही बताता है। ये इनके बीच में इस तरीके से हमारे फंक्शन होते हैं कि वो जो हमारा जो फंक्शन है वो दो फंक्शंस के बीच में लाई करता है। तो हमारे पास दो कांस्टेंट हैं C1 एंड C2 एंड एक पर्टिकुलर जो ये एन नोट वैल्यू है इसके बाद ये हमेशा नीचे रहेगा एंड वो हमेशा देखिए ये हमेशा इसके जो मेन हमारा एफ एन है उसके ऊपर जा रहा है। तो एफ एन इक्वल टू थीटा जी एन इफ देयर आर पॉजिटिव कांस्टेंट एन नोट एंड C1 एंड C2 सच दैट टू द राइट ऑफ एन नोट एफ एन ऑलवेज लाइज बिटवीन CGN एंड C2GN। ये हमेशा एन नोट के इधर राइट साइड में ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो ये आप लोग को इस तरीके से बताना है, ये हमारा लोअर बाउंड होगा एंड दिस इज अपर बाउंड। तो आप लोग को इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देनी है अबाउट थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड बिग ओ नोटेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं एक बार फिर से एक हल्का सा रिवाइज करा देती हूँ। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा जो फर्स्ट चैप्टर था। इसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। देन हम लोगों ने बताया कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े और बेसिकली हमारा फोकस किस पे, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे है। तो हम जितनी भी ये डेटा स्ट्रक्चर है इनकी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे एंड इन पे हम वर्क करेंगे, उनकी एल्गो लिखेंगे। तो ये सब एरे के बारे में बताया। फिर देन मैंने स्टैक के बारे में बताया, क्यू के बारे में, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, इनके बारे में जो मैं बाद में इंडिविजुअली, क्योंकि एक चैप्टर ही है हर एक के बारे में तो डिटेल में वहाँ पे बताया जाएगा। फिर मैंने बताया ऑपरेशंस, इन्हीं ऑपरेशंस की हम हर एक डेटा स्ट्रक्चर के कोरस्पॉन्डिंग एल्गो लिखेंगे। तो आज मैं आप लोग को बताया कि एल्गोरिदम होती क्या, हम लिखेंगे तो बट हाँ हम जानना तो हमें अगर पता हो कि एल्गोरिदम होती क्या है तभी हम एल्गोरिदम लिखेंगे। तो एल्गोरिदम क्या है, इट इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एल्गोरिदम को फिर कहेंगे कि एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड देयर आर 3 केसेस, वर्स्ट, एवरेज एंड बेस्ट। हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम की हर एक केस के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, वर्स्ट केस में कितना टाइम लग रहा है, एवरेज केस में कितना एंड बेस्ट केस में कितना। तो आप लोग वहाँ से उस समय रिलेट करना और मैं वहीं पे आप लोग को बताऊंगी कि बेस्ट केस कब होगा, वर्स्ट केस कब होगा, एवरेज केस कब होगा। जब हम प्रैक्टिकली इसको वहाँ से रिलेट करेंगे तब हमें ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल तो आपको मैंने जितना बताया आप उतना दिमाग में अपने सेट रखिए। उसके बाद जब हम एक्चुअली में निकालेंगे हर एक एल्गोरिदम की तीनों केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी तब आप रिलेट कर सकते हैं। फिर नोटेशन के बारे में मैंने बताया। तो नोटेशन ये फिगर आपको बहुत क्लियरली कोई भी फंक्शन, चाहे आप किसी भी तरीके का फंक्शन बनाइए ड्रॉ कीजिए एक्स वाई को एक्सेस पे, बट जो हमें एक फंक्शन लेना है जीएन वो इस तरीके का लेना है कि वो एक टाइम के बाद, एक वैल्यू के बाद वो हमेशा एफ एन से बड़ा रहे। इन केस ऑफ बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन के केस में वो हमेशा छोटा रहे, वो उससे नीचे लाई करे। एंड इन केस ऑफ थीटा नोटेशन हमें दो फंक्शन लेने हैं, उनके बीच में हमें एफ एन को लाई कराना है। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो आंसर है, इन केस आपसे पूछते हैं कि डिस्कस डिफरेंट नोटेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर, तो आप लोग ये फिगर के साथ और ये सब फॉर्मूला जो भी सिंटेक्स है ये आप लोग इसकी करके एक्सप्लेन कर सकते हैं।